मीना, आपको नजर आ रही स्क्रीन? जी जी आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला हमारा जो सेशन है ये हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे जाएगा। और अगर आप अपना सुंदर सा चेहरा नहीं दिखाना चाहते कि नजर ना लग जाए, तो आप उसको कैमरे को ऑफ भी कर सकते हैं। And the most important is the information shared in this session is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any question you may have regarding a medical condition. तो आप जो एग्री करते हैं मुझे वेव कर दीजिए, हैंड्स अप कर दीजिए ताकि पता हो कि आप इंफॉर्मेशन। थैंक यू नरिंदर आंटी, और रिंटू जी ने भी कर दिया। ठीक है, Connected to my screen. Let me. That is fine. me Hello go everyone. I'm here. हेलो Good evening. Hello, Namaste. Sat Shri Akal. आज मैं याद कर रही थी आप। Thank you, Auntie. मैं फोन Hi Amber. नंबर कैसी हैं समीना आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ज़रा मुख्तसर साहब का तारुफ करा दूँ। क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। अंबर वेलफेयर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के साथ डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम में हैं। शी इज़ अ डायबिटीज़ डायटिशियन। मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी, अगर एक डी और होता तो टंग ट्विस्टर बन जाता। सो वेलकम टू आवर प्रोग्राम। और आज हम बात करेंगे जो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होती हैं डायबिटीज़ के साथ। सो सर से लेके पाँव तक, और मुझे भी हर लेवल पे ज़रूरत है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू समीना, थैंक यू उज़मा, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम मैसेजेस आगे पहुंचा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठे ना हो इस प्लेटफॉर्म पे तो उज़मा, समीना और मैं, हम लोग कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं काम। This Malton Women Council is doing amazing work to take the word of wisdom, जो मुख्तलिफ एंगल से ये लोग जमा कर रही हैं और आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है वो। मेरा जो रोल है, एज समीना एक्सप्लेन के, क्योंकि मैं डायबिटीज डाइटिशियन हूँ तो जाहिर सी बात है नॉलेज भी उसी की है, एक्सपीरियंस भी उसी का है, तो मैं चाहूंगी कि मैं वही आप लोगों तक पहुंचाऊं। अभी पिछले 2 सेशंस जब हमने किए थे तो हमने कोशिश की थी कि हम मालूमात अपनी बढ़ाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि डायबिटीज होती क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमने सीखा। फिर मैनेजमेंट पे मैंने नेक्स्ट टाइम काफी देर तक बात करी कि जी डाइट से, एक्सरसाइज से, मेडिकेशन से होती है मैनेजमेंट। कुछ को दवाइयों की जरूरत पड़ती है, कुछ को नहीं पड़ती है। कुछ की दवाइयों का एक्सपेंड इतना होता है कि वो 1 गोली, 2 गोली, 4 गोली खा रहे हैं। कुछ लोगों को इंजेक्टेबल्स लगाने पड़ते हैं, और ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डायबिटीज ऐसा नहीं होता कि ओ मेरी डायबिटीज बहुत खराब है इस वजह से मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। इट ऑल मीन्स कि मेरी डायबिटीज की जरूरत ज्यादा है किसी और की डायबिटीज से। अच्छी और खराब का ताल्लुक दवाइयों के काउंट से नहीं होता, अच्छी और वेल कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का ताल्लुक होता है आपके 3 महीने के एवरेज से, ठीक है ना। तो ये हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। एंड आई डोंट माइंड रिपीटिंग दिस एवरी टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये बात आप लोग बार बार सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज एक्सपर्ट हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको, और मेरे जैसे लोग, इसीलिए बार बार हम चाहेंगे कि मैं अपने कल्चर के अपने लोगों को रिपीट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की फाइट अपनी डायबिटीज से ज्यादा सोशल वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा होती है, क्योंकि हर बंदा एक आपको मशवरा दे रहा होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज पे,
स्पेशली और मैं बिल्कुल, समीरा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया और एक्चुअली यही मेरा टॉपिक भी है, हेड टू टो, कि हम सर से शुरू करेंगे पैर के नाखून तक के डायबिटीज कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है और क्या क्या हो सकता है इफ डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल्ड, इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है ना? तो कैन आई शेयर माई स्लाइड? Sure. I will try, and yes, I can. Give me 1 second. I thought it's open, but it's not showing me here. मेरी स्क्रीन पर है वो, पर मुझे अब दिख गई है। ठीक है, आप लोगों को दिख रही है? जी स्लाइड्स दिख रही हैं? ठीक है। जी नजर आ रही है। I want to start the slideshow. Alright, so basically as I said कि head to toe living with type 2 diabetes. So ये जो first slide है, यहाँ पे basically हमने एक समझने एक मीटर सा मैंने शो किया है जिसके अंदर ग्रीन पार्ट है, मॉडरेट वाला पार्ट है और रेड वाला पार्ट है। तो ग्लूकोज लेवल्स अगर आपके हाई हैं, ये बताने की कोशिश करिए। अच्छा, मजे की बात ये कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में वी यूज पिक्चर्स, इमेजेस, कार्टून्स, क्योंकि पिक्चर सेज द 1000 वर्ड्स। बोलने वाला काम मैं कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात सुने, इन पिक्चर्स को देखें और जो मेन मुद्दा है ना वो समझने की कोशिश करें। इंग्लिश हम में से किसी की भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और हो सकता है किसी की हो, लेकिन जितना मैं जानती हूँ मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं वो साउथ एशियंस हैं, तो इंग्लिश को साइड में करें। इस वक्त हमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज से ज्यादा हमें ये देखना है कि हमें बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये जो राइट हैंड पर है मेरा, सॉरी, राइट हैंड पे जो हमने लिखा है कि वो बेसिकली A1C शुगर स्टोरी, HbA1c, जिसमें ये एक रेड ब्लड सेल है ये एक्चुअली, और इसके ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट चीज लगी हुई है ना, ये शुगर है, और ये कैरी करता है ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये रेड ब्लड सेल या हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग जानते होंगे कि HbA1c उनसे डॉक्टर हर 3 महीने बाद चेक कराता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये बताने का कि मेरी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, या मेरी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। जब मेरा HbA1c सैड हो जाता है, इसकी तरह से परेशान हो जाता है, वो तब होता है जब इसके ऊपर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स अटके हुए होते हैं। जैसे कि इस पे बहुत सारे व्हाइट जो स्पॉट्स लगे हुए हैं ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि HbA1c हाई है, यानी कि इस पे ज्यादा शुगर अटैच हुई हुई है। अगर आपका HbA1c 8 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और माने ना माने कॉम्प्लिकेशंस किक इन होना शुरू हो चुकी होती हैं बॉडी के अंदर। अगर हम में से बहुत सारे लोग क्योंकि नॉर्मल फील कर रहे होते हैं ना, तो हम मानते नहीं है इस बात को। 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 7% से नीचे रहना चाहिए। और मैं बात कर रही हूँ HbA1c की, मैं ग्लूकोज की बात नहीं कर रही, मैं फास्टिंग की बात नहीं कर रही, मैं 2 आवर्स आफ्टर ब्लड शुगर की बात नहीं कर रही जो आप यहाँ चेक करते हैं। मैं बात कर रही हूँ 3 महीने का एवरेज HbA1c जो सिर्फ लैब में होता है जब हम यहाँ से खून ड्रॉ करते हैं। तो वो अगर 7 से ऊपर है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, 8 से ऊपर है तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क वेरी हाई। वो अपना काम नहीं कर पा रहा, शुगर सिरप, हमारा जो ब्लड है वो सिरप ही हो चुका है, शुगर बहुत ज्यादा हाई है, और अब शुरू हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस की स्टोरी। जब डायबिटीज अंडर कंट्रोल होती है, यू फील गुड एंड यू आर लिविंग हेल्दी विद डायबिटीज, और वो सारी चीजें कहाँ से चलती हैं? डाइट से, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से। अभी क्या हुआ है, ये बैलेंस अपसाइड डाउन हो चुका है, A1c हाई हो गई है। तो सबसे पहले जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है वो स्टार्ट हो रही है, एज आई सेड, हेड टू टो। तो ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। अगेन आई रिपीट कि 8 से ऊपर हो गया तो ये नहीं कि ब्रेन डैमेज हो गया, चांसेस इंक्रीज हो गए आपके। तो ब्रेन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ जाती हैं हमारे मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर आते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा 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 वेस्कुलर रीजन है। इसमें मूड डिसऑर्डर्स भी आते हैं, स्ट्रेस,
स्ट्रेस से शुगर बढ़ती है, और समटाइम्स जब मेरे ब्लड में हाई ब्लड शुगर होते हैं तो मेरे मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आने लगेगा, झुंझुलाहट होगी, और एक अजीब यानी एंजाइटी लेवल हम जिसको कहते हैं बढ़ जाता है। दैट इज अ मूड डिसऑर्डर, इट मे कॉज बाय हाई ब्लड शुगर। ये एक टाइप प्रॉब्लम है। दूसरा ये हो जाता है कि जैसे आपको यहाँ पे ये जो ब्रेन्स आप गुस्से में दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन दिख रही है, तो समटाइम्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कैन हैपन विद हाई ब्लड शुगर, जो कि ब्रेन में कहीं पे भी हो जाए, और अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो जाता है तो इट एंड्स इनटू ब्रेन स्ट्रोक। तो severe level पे brain stroke can be a problem with high blood sugar, uncontrolled diabetes, high HbA1c, और हम साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब हाई ग्लूकोज इन ब्लड, हाइपरग्लाई मतलब ग्लूकोज, सीमिया मतलब ब्लड। तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो, अब आप लोग अगर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होंगे कि हाई ब्लड शुगर है, जैसे कभी 18 हुई भी उनकी शुगर किसी जानने वाले की, या 20 है, या उनका A1C हाई है, मानने को तैयार नहीं है, मगर झुंझुलाहट है, गुस्सा है, एंजाइटी है, तो वो सारे हो सकता है कि वो रीजंस हाई ब्लड शुगर की वजह से हों। अगेन, मैं और आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम ये नॉलेज अपने लिए ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हाई ब्लड शुगर विल इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन एंड इमोशंस एंड स्ट्रेस लेवल, किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट कर सकता है। इधर से नीचे आएंगे आईज पर, तो आंखों का जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में, जैसे कि मतलब छोटे बारीक कैपिलरी जो आर्टरी नेटवर्क है हमारा आंख के पीछे का, वो इम्पैक्ट होता है हाई ब्लड शुगर से। जो भी हमारी कैपिलरीज हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं पीछे, वो क्योंकि वो बहुत नाजुक होती हैं, और जब उनके ऊपर ये हाई शुगर वाला ब्लड उनके पास से गुजरता है तो उनको डैमेज कर देता है। तो जो मोस्ट कॉमन आईज के प्रॉब्लम्स हैं वो हैं हमारे पास कैटरेक्ट, जिसको आप काला मोतिया, सफेद मोतिया कहते हैं। कुछ लोगों को ग्लूकोमा का, अच्छा ग्लूकोमा वैसे भी हो सकता है लेकिन डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों में एक और टर्म यूज की जाती है ब्लीडिंग इनसाइड द आईज, वो भी होता है। क्या है कि ये प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं हमें नहीं पता, इसको हम कैसे पता चलाएंगे? एनुअल आई चेकअप से, और उसमें स्पेशली जो खास चेकअप होता है हर साल वो होता है डायलेटेड आई एग्जाम। वो कैसे होता है? वो आपके आंख में कुछ कतरे डालते हैं, कोई लोग स्प्रे करते हैं, उससे आपका रेटिना डायलेट हो जाता है, और फिर वो आपके आंख के पीछे देखते हैं कि भाई सब कुछ खैरियत है, सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो ही डिसाइड करता है कि जी हम लोग को आंख की सेहत के लिए फॉर द हेल्थ ऑफ आवर आईज हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। डायलेटेड आई एग्जाम एनुअली होना चाहिए सारे लोगों का जिनको डायबिटीज होती है। जब आपका डॉक्टर आपको देखे और वो आपसे कहे कि कम बैक इन 6 months, देन गो फॉर फॉलो अप अपॉइंटमेंट लेस देन अ ईयर। अगर वो कहें कि सब कुछ ठीक है 1 साल के बाद आओ, देन यू आर गुड टू गो आफ्टर 1 year। आजकल एक प्रॉब्लम हुई भी है, इसलिए बताना जरूरी है कि जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं उनका गवर्नमेंट के साथ कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारा गवर्नमेंट के साथ सारा मामला तय नहीं हो जाते तब तक ओहिप कवर्ड आई एग्जाम नहीं करेंगे वो लोग। ओहिप कवर्ड आई एग्जाम में वो तमाम लोग आ जाते हैं जो 65 से ऊपर और 19 से नीचे थे। इसके अलावा जो लोग दूसरे एज ग्रुप में थे यानी 65 से कम थे लेकिन उनको डायबिटीज थी, उनका आई एग्जाम अंडर ओहिप फ्री होता था, वो लोगों के आई चेकअप्स अभी नहीं हो रहे। तो आप में से जिन लोगों का आई एग्जाम नहीं हुआ था, आई थिंक दे वेंट ऑन ए स्ट्राइक ऑन 1 August अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मे बी 1 September। तो अब आप लोग बस कीप एन आई ऑन इट, जैसे स्ट्राइक खत्म हुआ अपॉइंटमेंट बुक कराएं, और अगर आपने उससे पहले करा लिया था तो अगले 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई रिपीट कि अगर ब्लड शुगर्स हाई होती हैं तो आईज को भी डैमेज करती हैं, और उसको डिटेक्ट करने के लिए वी नीड एनुअल और 6 months आई चेक, डायलेटेड आई एग्जाम। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट एविडेंस है फ्रॉम 2018 क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस,
जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईज है ना, वो एक्चुअली 6.5 के ऊपर A1C में भी आ जाती हैं। यानी अब तक मैं क्या बोल रही थी कि 8 से ऊपर है तो डेंजरस है, 7 से ऊपर ना जाए तो अच्छा है, लेकिन जो आईज है ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं, तो हमने जब इसके मुख्तलिफ एविडेंसेस देखे तो वी सॉ कॉम्प्लिकेशंस टू आईज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर एट A1C above 6.5। मैं नहीं कह रही कि आपकी A1C 7 है तो आपकी आंखों में कुछ हो गया होगा, नो आई एम नॉट सेइंग दिस, बट वी हैव सीन कॉम्प्लिकेशंस। तो इसका बेस्ट क्या है? आई चेकअप। हर साल एनुअल रेटिनल आई एग्जाम आप करा लीजिए, डायलेटेड आई एग्जाम करा लीजिए, एंड जस्ट चेक इट, इफ एवरीथिंग इज ओके एवरीथिंग इज ओके। ठीक है ना? तो ब्रेन की बात करी, आई की बात करी, अब हम आ जाएंगे that next is heart, and I don't know why my slide is not going. Okay, heart. तो जब हमारा हार्ट है वो भी बेचारा बैंडेज लगी हुई है, उस पे हेल्प कह रहा है। तो सिंपल सी फिलॉसफी है, ब्लड इज सिरपी, शुगर बहुत हाई है उसके अंदर। तो जो दिल है वो दिल क्या काम करता है? दिल बेसिकली इम्प्योर ब्लड को भेजता है लंग्स में कि तुम प्योरीफाई हो, और प्योर ब्लड जो लंग से आ रहा है साफ वाला, उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये दिल का बड़ा अच्छा काम है, वो हेड ऑफिस है जो कि तुम इधर जाओ, अच्छे खून को बोलता है तुम पूरे घर में जाओ, आराम से सबको सप्लाई करो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और जो इम्प्योर ब्लड आता है उसको डायरेक्ट करता है कि तुम लंग्स में जाओ। अगर ब्लड सिरपी होगा तो दिल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको बैरियर्स आएंगे, और वो हमें कैसे दिखते हैं? हार्ट अटैक या हार्ट के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमें उसमें दिखते हैं। हार्ट अटैक सिर्फ हाई शुगर से नहीं आता, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से भी आता है, ब्लड प्रेशर हाई होने से भी आता है, और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक गलत होती है दूसरी भी इम्पैक्टेड होती है। हाई ब्लड शुगर से ब्लड प्रेशर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि खून को प्रेशर के साथ जो है ना वो ज्यादा दिल को धड़कना पड़ता है सिरपी ब्लड को धक्का देने के लिए। कोलेस्ट्रॉल जो है वो अक्सर एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। इसकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो इट्स कंफ्यूजिंग, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको बहुत स्ट्रांगली एविडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि हाई ब्लड शुगर कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर and cholesterol, and high blood pressure and cholesterol may cause high blood pressure, high blood sugar. So हमें इन सब को कंट्रोल में रखना चाहिए to keep our heart safe, to keep our heart healthy. और इसका बेस्ट यही है कि every 3 years ECG कराया जाए, ठीक है? ECG, echocardiogram, that will see the health of your heart based on your family history, based on your age group, based on your own past medical history. कुछ लोगों का ECG जल्दी रिपीट होता है, कुछ लोगों का 3 साल में, कुछ का 5 साल में। Again, it's all based on your history, your health, ठीक है? अगर मुझे हार्ट का कोई और प्रॉब्लम रहा है पास्ट में, मे बी मेरा डॉक्टर मुझे ECG के साथ स्ट्रेस टेस्ट और दूसरे टेस्ट भी भेजेगा, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मी। लेकिन हार्ट चेकअप बहुत जरूरी है, जस्ट टू सी के वो सही काम करता रहे। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वी शुडंट बी इग्नोरिंग इट। और हाई ब्लड शुगर से उसको, वो बेचारा सिर्फ हेल्प की रिक्वेस्ट ही करेगा आपसे, क्योंकि इट्स नॉट डूइंग एनी बेटर फॉर योर हार्ट। तो हाई ब्लड शुगर को हमें इसलिए भी कंट्रोल करना है, वी वांट टू कीप आवर हार्ट हेल्दी एंड हैप्पी। आप सब लोग जानते होंगे कि देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे हमारे एस और आर्ब इनहिबिटर्स, कुछ खास दवाएं होती हैं, कुछ दवाइयां का नाम जैसे सार्टन पे खत्म होता है, ऑलमी सार्टन, जो ये दवाइयां होती हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए तो होती हैं, लेकिन साथ में ये किडनी की प्रोटेक्शन भी करती हैं। अगला मेरा वैसे किडनी है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो न्यू गाइडलाइंस हैं, डॉक्टर्स आपके बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन 40 साल के बाद अगर किसी को डायबिटीज 5 साल है, 5 साल से है और आपकी उम्र 40 से ऊपर है, तो एस और अर्ब इनहिबिटर्स हम स्टार्ट कर देते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किडनी एंड हार्ट। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास डायग्नोसिस हो ब्लड प्रेशर की, लेकिन लोग इसलिए भी डॉक्टर से कहते हैं कि अरे तुमने मुझे क्यों दवा दे दी, मुझे तो ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं था, लेकिन वो इसलिए स्टार्ट होती हैं कि हमें आपके हार्ट और किडनी की प्रोटेक्शन चाहिए।
तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस भी हैं, डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, आप लोगों को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। सो प्लीज डोंट गेट अपसेट, आपकी हेल्थ के लिए है वो। किडनीज आ गई, ये बेचारी किडनीज भी काफी सैड हैं। किडनीज हमारी बॉडी में बैक साइड पर होती हैं, 2 होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। इनका शेप किडनी बीन की तरह से होता है, इसलिए उन्हें किडनी बीन्स कहते हैं। लोबिया या जो कुछ लोग लोबिया या राजमा कहते हैं उनको। इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का निजाम संभालते हैं। ये इनके अंदर ना एक समझे छलनी सी लगी हुई होती है, इसको हम ग्लोमेरुलर्स कहते हैं। एक छलनी दोनों किडनीज में लगी होती है जो फिल्टर करती है। तो जो भी लिक्विड फ्लूइड्स आते हैं उनमें से किडनीज क्या करती हैं, अच्छी चीजों को रख लेती हैं, खराब चीजों को जाने देती हैं। अगर मेरी बॉडी में ब्लड शुगर्स हाई होगा तो उनका जो ये फिल्टर है ना, ये छलनी में जो ग्लोमेरुलर्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जो सबसे सैड बात है ना यहाँ पे, वो क्या होता है कि अगर ये छलनी के सुराख, आप समझने आसान लफ्जों में, या जो ग्लोमेरुलाइज है, अगर वो डैमेज होता है ना एक दफा, वो दोबारा ठीक नहीं होता। इट्स इरिवर्सिबल डैमेज। और किडनीज का जो डैमेज है वो बेसिकली वो बहुत कॉमन है डायबिटीज के पेशेंट्स में। और इसको हम एवरी 3 मंथ्स पे जो आप ब्लड वर्क कराते हैं ना A1C का, हम आपके उसमें हम आप लोगों को पता होगा जिनको डायबिटीज है, मेरे जितने पेशेंट्स हैं मैं देखती हूँ, हम किडनी का फंक्शन का टेस्ट जो है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट, वी ऑलवेज रिपीट एवरी 3 मंथ्स। उसमें जो 3 नाम आप लोग बहुत कॉमनली देखते होंगे वो है क्रिएटिनिन, EGFR। स्मॉल ई के साथ GFR कहीं कैपिटल लिखा होता है, कहीं तीनों चीजें कैपिटल में, चारों चीजें कैपिटल में होती हैं। एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये 4 वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है EGFR। वो चेक किया जाता है रेट। और एक और नाम आप पढ़ते होंगे वो होता है ACR, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। आपको नाम याद ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 टेस्ट होते हैं किडनी के जो कि यूरिन और ब्लड से होते हैं ताल्लुक इनका। और ये हर डॉक्टर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी 3 मंथ्स पे, एवरी 6 मंथ्स पे आपके डायबिटीज के साथ रिपीट कराता है, क्योंकि हमारी किडनीज बहुत सेंसिटिव हैं। डैमेज हो गया तो रिवर्स नहीं होगा, इसलिए उनको डैमेज ना ही हो तो बेहतर है। तो हम बार बार चेक करते रहते हैं कि हमारी ब्लड शुगर भी अंडर कंट्रोल है, हमारा किडनी फंक्शन भी अंडर कंट्रोल है। और हम चाहते हैं कि हमारी किडनी ऐसे सैड ना हो, हमारी किडनी हैप्पी हो बिल्कुल। ठीक है, किडनीज के बाद आप कहाँ जाएंगे, फुट में। अच्छा, फुट का जो है प्रॉब्लम वो है नर्व्स का प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक नर्व्स का बहुत अच्छा सिस्टम है कि यहाँ से मैसेज गया और सारी बॉडी के अंदर वो फैलता हुआ जाता है और हमारे मैसेजेस को वहां तक पहुंचाता है। जैसे कोई चीज गर्म है, मैं हाथ लगाऊंगी और मुझे गर्म लगेगा तो मेरा ब्रेन कहेगा फौरन हाथ हटाओ। ये बात बहुत जल्दी मैसेज पड़ता है, मतलब आपको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स मैसेज लेके जाते हैं। जब हमें शुगर होती है और हमारे ब्लड शुगर, अगेन शुगर प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर प्रॉब्लम है, और ब्लड शुगर्स बहुत हाई है, ब्लड सिरपी है। तो ना सिर्फ ये कि ब्रेन में क्लॉट का प्रॉब्लम है, आईज में डैमेज का प्रॉब्लम है, किडनी में डैमेज का प्रॉब्लम है, हार्ट में सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ वो नर्व्स मैसेज लेके नहीं जाते, स्पेशली माय एक्सट्रीमिटीज में, यानी मेरे हाथों में और मेरे पैरों में। उसका सबसे पहला सिम्टम्स जो आप महसूस करते हैं वो है डिलेड सेंसेशन इन योर फीट। आपको पैरों में पता ही नहीं चलता चोट लग गई, क्योंकि पैर आपके नम रहते हैं। हाई ब्लड शुगर की वजह से वहां नर्व्स नहीं तेजी से पहुंच पाते। दूसरा जो अक्सर लोग महसूस करते हैं, अब मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, उसमें क्या होता है कि वो लोग हर वक्त ऐसे ना जैसे चींटियां चल रही हैं, टिंगलिंग हो रही है, पैरों में ना एक सनसनाहट सी उनको फील होती है, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती है। कुछ लोग महसूस करते हैं उनके पाँव में से जैसे आग निकल रही है हर वक्त। ये काफी अक्सर लोग मुझसे भी कंप्लेन करते हैं कि पाँव बहुत गर्म रहते हैं, रात में सोती हूँ तो लिहाफ में से पाँव बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही है पैरों में से। दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्लासिक सिम्टम ऑफ नर्व डैमेज, क्योंकि उधर जो है वो उनको वो सही से ब्लड नहीं पहुंच रहा। कुछ लोगों के पाँव ठंडे रहते हैं,
अच्छा, एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि पाँव का बहुत ठंडा रहना, गर्म रहना, समटाइम्स ये आपका नेचुरली भी होता है, इसमें बेचारी शुगर का हर वक्त नहीं होता, तो उसको असेस करना पड़ता है, ठीक है ना। हर चीज को हम जब भी कोई साइंस एंड सिम्टम्स आपको होते हैं, अब मुझे सर में दर्द हो रहा है, वो सर का दर्द कई वजूहात की वजह से हो सकता है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरी शुगर हाई है, मेरी शुगर लो है, तो एज अ वाइज पर्सन मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी कि मेरी नींद तो फुल पूरी हुई है, मुझे कोई फिलहाल अभी स्ट्रेस भी नहीं हो रही है, मुझे जो चलता रहता है लाइफ में चलता रहता है, हमें पता होता है, मैं अपनी शुगर चेक करूंगी, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, फिर मैं बोलूंगी कि ये जो सर का दर्द था और जो एकदम यहाँ टी से उठ रही थी, वो क्यों उठ रही थी। एंड एज यूजुअल, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजों की वजह से नहीं है और वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऑलवेज सीक मेडिकल अटेंशन। पैरों का भी ऐसा ही है, पैरों में अगर आपको कोई भी अनयूजुअल सी चीज हो रही है, पैर, अगर मेरा पैर मैंने एक अजीब से एंगल में रखा हुआ था, राइट, मैं ऐसे बैठी हुई बहुत देर तक आप लोगों के पास, तो मेरे हाथ से हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर मेरा पैर बिना किसी रीजन के सुन हो रहा है, मैं अजीब पैरों में चींटियां सी चल रही हैं, प्लीज सीक मेडिकल एडवाइस। आप हमसे बात करें, डायबिटीज एजुकेटर से बात करें, अगर पैरों का डॉक्टर अवेलेबल है आपके डॉक्टर के ऑफिस में, आप उससे बात करें और अपने पैरों की फुल असेसमेंट कराएं। पैरों की केयर में पूरे हम सेशंस करते हैं, वी कैन ऑलवेज डू अ सेशन विद यू गाइज, मतलब मैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत आउटलाइन पे आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी। पैरों को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, जो क्रैक्स वगैरह होते हैं, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अपने पैरों को रोज चेक करें, कोई जख्म तो नहीं हो गया जो आपको पता नहीं चला। उंगलियों के बीच में कोशिश करें उन्हें हर वक्त ड्राई करें, पेपर टॉवल या टिश्यू लेके ना, ऐसे उसको डबल फोल्ड करके और ऐसे ऐसे करके अपने पैरों की उंगलियों में ड्राई रखें उन्हें। जब आप लोग धोते हैं, नहाते हैं, या आप दिन में वैसे पाँव धोने की आपको आदत है, ऑलवेज मेक श्योर कि आइदर पेपर टॉवल और पेपर जो नॉर्मल टॉवल से आप इसको ड्राई करें और उसको मॉइस्चराइज करें अपने फीट को रेगुलर बेसिस पे। यस उज़मा, यू वांट टू आस्क समथिंग? अंबर, ये सिर्फ पाँव की उंगलियों के लिए कि हाथ भी नम हो सकती हैं, हाथ की उंगलियां भी? पाँव का ज्यादा है, हाथों का, क्योंकि हाथों में स्टिल हमारे पास हवा की सर्कुलेशन की वजह से इट गेट्स ड्राई, और हाथ हमारे जाहिर सी बातें ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। पैरों का मसला ये है कि वो जब बंद हो जाता है, जूती में चला जाता है, मोजा पहन देते हैं, तो वो इंटैक्ट रहता है ऐसे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पार्ट मेरा ड्राई हो। अगर यहाँ मॉइस्चर रिटेन कर गया ना, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि हाथ की उंगलियां हमारी ऐसी नहीं रहती हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस्माइया, और ये उन लोगों के लिए है जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, कोई बेड रिडन है पेशेंट और उनके हाथ इतने वो यूज नहीं करते, या कोई उनको ऐसा पैरालिसिस का प्रॉब्लम है और वो अपने हाथों को हमेशा ऐसे रखते हैं, राइट। मुझे इसलिए पता है पर्सन की मेरी अम्मी को था और उनका एक साइड बेकार था, तो हमने देखा था उनकी नर्स को कि वो अक्सर आके ना अम्मी के उंगलियों के बीच में सफाई करके और फिर उनका हाथ वापस ऐसे रख देती थी। क्योंकि अगर कोई पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट नहीं है ऐसी, पैरों को तो हम यूं नहीं करते ना, तो इसलिए उनको ड्राई रखना बहुत जरूरी है। जी, इसके तो अलावा सब मैं नमनेस की बात कर रही थी, कई लोगों की उंगलियां नम हो जाती हैं हाथों की, ये भी उसकी वजह से हो सकता है nerve डायबिटीज? damage. The reason is nerve damage, not necessarily due to diabetes, but could be because of any other reason. मगर नम होना जिस्म के किसी भी हिस्से का, मोस्टली एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ और पाँव, इसका ताल्लुक है नर्व डैमेज से। तो जो रिसर्च हमें पता चली है कि जो पैरों की उंगलियों का नमनेस है वो मोस्टली रिलेटेड टू डायबिटीज है, लेकिन जो हाथों की उंगलियों का है ना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बट इट इज नर्व डैमेज। और बहुत सिवियर भी इसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है और बहुत माइनर भी हो सकती है। जो मैं जानती हूँ सिवियर में ऐसा भी होता है, समटाइम्स इट इज रिलेटेड टू योर बैकबोन, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, वो न्यूरो है ना, सारा न्यूरो सिस्टम है, तो वो नर्व्स आपकी जो उंगलियों को ब्लड सप्लाई करती थी, वो कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। तो वही अगेन गॉड फॉरबिड वो ना हो, लेकिन जो पैरों का है मोस्टली इट इज रिलेटेड टू नर्व्स, but not the neurosystem directly, but to because of the diabetes complication. तो पैरों का चेकअप रोज, ड्राई ना हो, आप अपने पैरों को ड्राई करके लोशन लगाएं। कोई सवाल पूछ रहा था, आई एम सॉरी।
ओके। और इसके साथ साथ चेक करें, जख्म को चेक करें। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी यहाँ पर। हम पैर ठंडे हमारे क्लाइंट की गल हमारे क्लाइंट की एक रियल स्टोरी है कि उनके पाँव ना नम रहते थे। उनको पता था कि भाई मुझे महसूस नहीं होता कुछ दर्द, गर्म, ठंडा। और उन्होंने जो है वो उनको आइडिया नहीं था। उन्होंने एक दफा अपना जूता उतारा, उनका जो मोजा था वो खून लगा हुआ था उसमें, क्योंकि जूते के अंदर एक कील थी जो कि उनके पैर में घुस गई और उनको पता ही नहीं चला कि वो घुसी हुई है अंदर। और उन्होंने जब मोजा देखा, और मोजा इत्तेफाक से वो काले रंग का पहने हुए थे, तो खून भी उनको उस वक्त नहीं दिखा। लेकिन जब उन्होंने मोजा हटाया तो देखा कि वहां खून खान था, वो कील की वजह से जख्म हो गया था। और मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, ये हमारा क्लाइंट थे, आज के नहीं, कम से कम 7 या 8 साल पुराने थे। और वो स्टोरी हम अपने हर क्लाइंट को करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि ये दोबारा किसी के साथ ना हो। क्योंकि जब आपका पाँव नम हो जाता है ना, तो आप यकीन करें आपको पता ही नहीं चलता कब ठोकर लगी, क्या हुआ। तो इसलिए प्रिकॉशंस, सफेद मोजा पहने ताकि अगर खून का छोटा सा भी खतरा है तो राइट अवे दिख जाए। जूता चेक करके पहने, उसको हमेशा उल्टा करके देख लें उसमें कुछ है तो नहीं, कंकर, पत्थर, कील कुछ भी हो सकता है। और फिर आपने जूता पहने। अपने पैरों को रोज चेक करें कि अगर कुछ हो भी गया, कुछ लग भी गया तो मैं कर लूं। एक और चीज जो हमारी नर्सेज और फुट केयर स्पेशलिस्ट अपने सेशन में बहुत दफा बता चुकी है, वो तो ये तक कहती हैं कि बंद जूते वाला, बंद मुंह वाला जूता घर में भी पहनो, क्योंकि समटाइम्स हमें आइडिया नहीं होता और ठोकर लग जाती है। स्पेशली जो हमारी स्मॉल टो होता है, छोटी उंगली होती है, वो बहुत दफा हम टकरा जाते हैं, कोई चीज गिर जाती है। तो वो तो ये भी रिकमेंड करती है। मैं ये रिकमेंड करूंगी, बी वेरी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बंद जूती वाली आप चप्पल एक अरेंज कर सकते हैं, वो आप जरूर पहने, जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फीट। लेकिन पैरों का काफी लंबा हो जाता है सेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम पैरों पे एक पूरा सेशन कर सकते हैं। फुट केयर स्पेशलिस्ट को भी बुला सकते हैं और उससे बात करवा सकते हैं। जो मेरा अब नेक्स्ट स्लाइड है वो एक्चुअली वो बेसिकली मैंने बनाई है कि किन चीजों से, लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से हम ये कॉम्प्लिकेशंस होने को रोक देते हैं। आप में से किसी का भी कोई सवाल है, प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। आई थिंक SR कालिया का कोई सवाल है, आपको अनम्यूट करना होगा आंटी। वो जो माइक बना हुआ है ना उसको क्लिक कीजिए। बोल। हाँ जी, होगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पैर ठंडे बड़े रहते हैं। कंबल के अंदर भी बहुत रात तक वो इतने ठंडे होते हैं कि मेरे को बड़ी मुश्किल फील होती है उससे। वैसे मेरे को डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है। हाँ, तो ये हो सकता है इसलिए ठंडे हों कि ब्लड डायबिटीज नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसका रीजन नहीं हो सकता। और समटाइम्स यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं आ रही होती है। मैं नहीं बोल रही कि आपको कोई नर्व डैमेज है, लेकिन पैर ठंडे होने का ये रीजन हो सकता है। आंटी कभी कभी ऐसे क्या करें, पैरों को ना एक्सरसाइज करें। हाँ डॉक्टर साहब, मैं करती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज बहुत करती हूँ, लेकिन जो बड़ी देर से, बहुत अरसे से मेरे पैर ऐसे रहते हैं। दूसरा ये है कि मेरे, जो आप पंजाबी में हमारे तो कड़ल बोलते हैं, कि उनको बहुत, मेरे को बड़ी दिक्कत होती है पलंग से एकदम नीचे उतरना चाहिए, उतरती हूँ जिससे मेरा पैर ठीक हो, और बहुत देर तक मेरी पैर चलता नहीं है, इतनी सख्त दर्द होती है। आंटी आपको ये डेफिनेटली इसका असेसमेंट कराना चाहिए जो मुझे लगता है। लेकिन जब आप बिस्तर से उतरे ना, तो आपको ये जो मुझे समझ लें, थोड़ी स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से। एक तो पैरों को ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, सीधे हाथ को, उल्टे हाथ को, कम से कम 2 मिनट तक, 3 मिनट तक। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। और इसका बेस्ट यही है कि पहले आप बैठे से पाँव को जमीन पे टिकाएं, वहां थोड़ी एक्सरसाइज करें और फिर खड़ी हो। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सोए पड़े ही ऐसे हो जाता है जब मैं सो रही हूँ। सर्कुलेशन। और एक और काम करें, रात को सोते वक्त अपने पैरों को थोड़ा एलिवेट कर दें, पैरों के नीचे तकिया रख लें, जैसे गोल तकिए नहीं होते थे पुराने जमाने में, या 2 कुशन रख लें, उसके ऊपर पैर थोड़े एलिवेटेड रहेंगे तो सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। और अगेन मैं ना पैरों की एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, आपको पता है, मैं सिर्फ डायबिटीज एजुकेटर हूँ, लेकिन ये मैं जो भी आपको मशवरे दे रही हूँ ये बेसिकली
थोड़ा एक्सपीरियंस से और डायबिटीज जो चिरोपॉडिस्ट होती है ना पैरों की डॉक्टर, उनसे पूछ के तो समझ के आपको बता रही हूँ। पैर लेकिन आप प्लीज पैर डॉक्टर को ठंडे दिखाइए। होने का क्या मतलब उपाय हो सकता है? पैर इतने ठंडे होते हैं। ये बहुत सारे लोगों का आंटी नेचुरली होता है, लेकिन अगर इसकी कोई हम मतलब नुकसान जो है, मुझे इसका सिर्फ ये लगता है कि ऐसा ना हो कि सर्कुलेशन वहां ना हो रही है। अब बिना आपके पाँव को देखे हुए मैं नहीं कह सकती कि सर्कुलेशन कितनी अच्छी हो रही है। उसके टेस्ट होते हैं, जैसे हम नाखून को दबा के देखते हैं कितनी देर में वो वापस ब्लड अपनी जगह पे आ रहा है। कि छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो वो करता है इन पर्सन, लेकिन इट कुड बी अ रीजन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और इट कुड बी जस्ट नेचुरली लाइक दैट। आप मोजा पहने, पैरों को एलिवेट करें ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो। इसके दोनों नीज जो है ट्रांसप्लांटेड है, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कुछ ठीक ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। और देखिए, मुझे आंटी की हिस्ट्री नहीं पता, तो मैं उतना ही बता रही हूँ जितना मुझे साइंस से मैं 2 और 2 4 कर सकती हूँ। लेकिन अभी आंटी की हिस्ट्री पता हो, इन पर्सन उनके पैरों का चेकअप हो, तो ज्यादा अच्छी डायग्नोसिस दी जा सकती है। ठीक। थैंक यू। तो और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आगे लेते हैं, चलते हैं। तो यही है नंबर, इसमें कुछ नहीं करना जी, मेरा ख्याल है वो जिन्होंने आईपैड से ज्वाइन किया है। गुप्ता जी, आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। उस्मा जी है। हाँ जी, ये पूछना चाहती है। जी हाँ, जी बोले। हाँ, बोलो। मेरे को भी ना ऐसे एक पैर की उंगलियां मुड़ गई थी, उसको काफी देर हो गई, आई थिंक 2 इयर्स हो चुके होंगे। तो वो उसमें ना वो चीची के और दूसरी के कर वो ऐसे ही इकट्ठी जी हो जाती है। आंटी, आपका कभी कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहा है हड्डियों नहीं, का? सॉरी, नहीं जी, आर्थराइटिस नहीं। आर्थराइटिस नहीं है मेरे को। अच्छा, डायबिटीज है? नहीं, डायबिटीज मेरे को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदाजे में। लेकिन नहीं ये अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं एवरीडे। वो घर में करते हैं, घर में करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं उसको फास्टिंग। तो मेरा हमेशा 4 to 4.6 4.8 ये आता है। सही है। तो अंकल, जैसे अगर आंटी जैसे अभी आपको डायबिटीज भी नहीं है, नंबर्स आपके जो आप घर में चेक कर रही हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई डायबिटीज का इम्पैक्ट है आपके ब्लड शुगर पैरों के ऊपर। अच्छा, जो आप मुझे बता रही हैं कि आप गिरी थी और आपके जैसे हाँ, की थी और फिर अब वो सीधे नहीं ऐसे हो पाते। वो सीधे हैं, सीधे हो जाते हैं, लेकिन एक के ऊपर उस पे आ जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है उंगली। हाँ जी, हाँ। फिर मेरे को इसको थोड़ा सारा ऐसे करना पड़ता है मेरे को। और ये राइट पैर में, ये राइट में है मेरे। राइट पैर में है जी सिर्फ। अच्छा। और जो दूसरे वाली है, जो लेफ्ट वाली है, तो उसमें पता है कि वो सेंसेशन मेरे को होती रहती है, ऐसे जैसे हाँ, जैसे कुछ चींटियां वगैरह चल रही हैं। हम हाँ ऐसे चलता है। तो फिर तो ये वाकई काफी 2 साल में ना मैं ऐसे कहते थे, मैं जुराब नहीं पानी विंटर में भी, मैं ये नहीं करना, मेरे आगे वाला मुंह वाला ठीक खाली पैर होना चाहिए मेरे। आंटी काफी ये हाँ, ये बहुत ही एडवांस कह सकती हूँ मैं। सिचुएशन जो है डेफिनेटली अबव माय पे स्केल, मुझे खुद नहीं पता इसका जवाब, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे 4 कॉर्नर्स हेल्थ सेंटर में ना पैरों की डॉक्टर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के पास मेरा नंबर आप लिख लें, आप मुझे फोन कर लें, मुझसे बात करें, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग टीना को कैसे दिखा सकते हैं। मैं एक क्लियर मैसेज आप सबको दे दूं कि टीना को दिखाने के लिए वहां पे फैमिली डॉक्टर होना जरूरी है, लेकिन आप सब लोगों को मैं मशवरा नहीं दूंगी कि अपने अपने फैमिली डॉक्टर बदलो, 4 कॉर्नर्स में आ जाओ। तो 4 कॉर्नर्स एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा नए पेशेंट। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, मेरे साथ एक सेशन कर लेते हैं, जैसे एक अपॉइंटमेंट, तो फिर मैं आपकी अपॉइंटमेंट टीना से बनवा सकती हूँ। तो टीना जो है वो पैरों की डॉक्टर है, वो आपको देख सकती है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपको बोन्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है, तो
क्यों है ये, राइट? और मुझे वाकई नहीं पता कि इसका मैं आपको क्या जवाब दूं, तो बेस्ट यही है कि आपको मैं गाइड कर सकती हूँ टू सी द फुट केयर डॉक्टर। ओके, सही है, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो है जी। आप नंबर हाँ, नोट करिए फोर कॉर्नर्स का, और हाँ जी, repeat फुट फुट फोर कॉर्नर्स। फोर कॉर्नर्स हाँ का नंबर लिख लेंगे हाँ आप लोग। रेडी? हाँ जी, लिख रहे हैं। हाँ जी बोलिए। 905 हाँ जी 677 हाँ जी 9599। ठीक है। और आपका नाम क्या है आंटी? निवेदिता गुप्ता। निवेदिता गुप्ता। यस। ठीक है, मैं ना बाद में उस्मा से आपका नंबर लेके मैं जी। आपको, अगर आपकी अपॉइंटमेंट मुझे लगा कि 1-2 हफ्ते में मेरे साथ नहीं बनी ना, तो मैं आपको फोन करके आपकी अपॉइंटमेंट खुद बना लूंगी अपने साथ। अच्छा राइट, ठीक है जी ठीक है ना, ताकि ये बात वो ना हो, जाहिर सी बात है वो आपने कोशिश की नहीं बनी, आप, वरना आपने क्या करना है, आप फोर कॉर्नर जाए, बोले अंबर के साथ अपॉइंटमेंट बना दो हमारी, ठीक है? फिर मैं ओके। आपके साथ अपॉइंटमेंट करके आपकी टीना से बना दूंगी अपॉइंटमेंट। जी जी ठीक है जी ठीक है। जी जी। ठीक है, तो रोमा जी इनका नंबर, डॉक्टर साहब का नंबर, इनका नंबर जरा उस पर डाल देंगे तो अच्छा, चैनल हाँ पे जी, अपने मैं चैट व्हाट्सएप में पे। डाल रही हूँ, बिल्कुल मैं डाल रही हूँ। उस्मा हाँ, चैट बॉक्स में लिख रही हैं फोर कॉर्नर्स का नंबर, जिसको भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बनानी है, दोनों ऑप्शंस हैं, आप लोग खुद से फोन करके बना लें, वरना उस्मा को बता दीजिएगा, और उस्मा मुझे आपका नंबर और नाम विद योर परमिशन मैसेज कर देगी, और मैं आपको फिर फोन करके अपॉइंटमेंट बना लूंगी। ठीक है जी ठीक है। आपकी एक्सटेंशन क्या है अंबर? एक्सटेंशन एक्चुअली मैं ऑफिस में होती नहीं हूँ, 434 है, तो बेस्ट यही है कि वो जो मेन नंबर है ना 9599 पे फोन करके फरियाल या जैकी के से बोल दे, वो मेरी अपॉइंटमेंट बना देंगी। अंबर आई एम सो सॉरी, लेकिन वो लोग मैसेज लेके कॉल नहीं करते, 2-2 3-3 दिन हमें करनी पड़ती है दोबारा। अच्छा, फिर पता है क्या उस्मा, आप एक काम करें, जो भी इंटरेस्टेड है ना, आप मुझे उनके नाम और नंबर्स दे दें, मैं खुद ही फोन करके बना लूंगी। मैं आपको ईमेल कर दूंगी, मैं आपको हाँ, ईमेल कर दूंगी। क्योंकि एज लॉन्ग एज हमारे पास क्लाइंट की परमिशन है ना, तो जी जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मुझे उनके नाम और फोन नंबर भेज दें कि दीज जी पीपल हाँ, आर इंटरेस्टेड टू बुक अपॉइंटमेंट, जी हाँ, मैं कर दूंगी। है ना, वो ज्यादा बेहतर है, आप लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी, और मुझे भी 1-1.5 हफ्ते तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि भाई कोई आया स्केड्यूलर में या नहीं आया, मेरे लिए भी जी ये ज्यादा आसान ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ठीक तो है आप लोग बस ठीक है अपना नाम और नंबर उस्मा को बता दें, वो मुझे बता देंगी, जी मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है ठीक जी है जी। ठीक है। तो अब बस बाकी जो मेरे पास 2 स्लाइड्स थी, बेसिकली मैंने ये इसलिए रखी थी इसके अंदर कि जब लोगों को मैं इतना डरा दूंगी कि हेड टू टो इतना कुछ हो जाता है, तो भाई पॉजिटिव बात ये है, तो पॉजिटिव बात ये है कि क्या करें ऐसा कि ये सब ना हो, राइट? हम हेल्दी ईटिंग करें, डायबिटीज अगर हमें है, हमारे मील्स बैलेंस होने चाहिए, जिसके अंदर वैरायटी हो वेजिटेबल्स की, प्रोटीन भी हो, और फिर कोने में स्टार्च हो। हमारे खाने जो है वो या तो हम बहुत दूर लंबा वक्फा भी ना दें और बहुत जल्दी जल्दी भी ना खाएं, तो स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, कम से कम 4 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा, और उसमें हम खाना खाएं। रेगुलर मील्स होने चाहिए, आइडियली हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि मील्स स्किप करें। और जो 2 बातें आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि भाई मीठे और स्वीट्स, इनको तो बचना ही चाहिए, क्योंकि सिंपल शुगर्स होती हैं, बहुत तेजी से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती हैं। पानी बेस्ट बेवरेज है, जूसेस चाहे वो नेचुरल, ऑर्गेनिक, नो शुगर, घर का बना हुआ जूस, जूस होता है, फ्रूट खाइए, फ्रूट को पिए मत, सही है ना? अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, ईट योर फ्रूट, डू नॉट ड्रिंक योर फ्रूट। उर्दू में इतना अच्छा नहीं लगता, मगर प्लीज पानी बेस्ट है, जूसेस मैं जूसेस रिकमेंड नहीं करती। ठीक है, अंबर आपने फंसा दिया है। अब देखिए सर्दियां आ रही हैं, हर एक ने हलवे खाने, कोई देख दाल ले, का हलवा मैं बनेगा, मैं कोई हलवे नहीं सूजी खाए, का। गाजर खाए खाली, एक तरफ से गाजर खाए, ऊपर से दूध पीजिए। चले, अगर हलवा बनाना है हलवा खाइए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल, और कोशिश ये करें कि देखिए, अब तो आप लोगों को आइडिया है, अब हमारे पास कनाडा में कोई मासिया नहीं है कि 10-10 किलो गाजर आप काट सकते हो। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है, बामुश्किल आप आराम से लाइए, एक नॉर्मल पैकेट गाजर का 1 कप श्रेडेड गाजर के साथ आप 1 से 2 लीटर दूध में, या जो भी आप लोगों का रेसिपी है बनाइए, थोड़ा बनाएंगे थोड़ा खाएंगे, और
वॉच योर नंबर्स एंड बी एक्टिव। अगर आप जैसे बैलेंस मील खाते हैं पूरा दिन और एक्टिव रहते हैं, क्योंकि मेरी सेकंड स्लाइड एक्सरसाइज पर है, तो हम ओवरऑल हेल्दी हैं, तो कभी कभी ट्रीट देना बनता है, लेकिन जो एक रूटीन होता है कि जी हर खाने के बाद स्वीट चाहिए, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन जो हमारी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो जितनी, जैसे मैंने अभी सारी कॉम्प्लिकेशंस की बात करी ना, तो आप लोगों को पता है कि एक प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और अगर मेरा वेट ज्यादा है तब भी मुझे कॉम्प्लिकेशन होंगी, अगर मेरी ब्लड शुगर हाई है तब भी होंगी, ब्लड प्रेशर हाई है तब भी होगा, हार्ट का प्रॉब्लम है तो दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। एक्सरसाइज की जो बेनिफिट्स जब मैं यहाँ टाइप इन कर रही थी, मुझे लिखते हुए इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि एक एक्सरसाइज करते हैं अगर हम, जब भी आप लोग योगा कर रहे थे, दैट वाज अमेजिंग, रिड्यूसेस ब्लड शुगर, मैनेजमेंट ऑफ वेट, इंसुलिन एफिशिएंसी, मतलब हमारी इंसुलिन अच्छे से काम करती है तो ब्लड शुगर नीचे जाता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है यानी लोअर्स ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव ब्लड फ्लो में वो जो भी नर्व्स का प्रॉब्लम आप लोग कह रहे थे ना, पैरों में कैसे खून जाएगा, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो इम्प्रूव होता है, हार्ट डिजीज के रिस्क रिड्यूस होते हैं, एंड देन यू फील ग्रेट बिकॉज जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन आएगा, मेक्स यू हैप्पी, हमारी एंजाइटी कम होगी, जो मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक्सरसाइज, वॉकिंग, इन सब से वो बेहतर होगा। रिड्यूस तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इट इम्प्रूव्स। ABC ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट, जो आप सब लोगों ने बहुत इसको देखना होता है, A1C लेवल चेक करवाओ हर 3 महीने में, ब्लड प्रेशर एट एवरी विजिट विद योर डॉक्टर। टाइम हैज चेंज नाउ, अब हम लोग इन पर्सन नहीं होते हमारे सेशन, वरना ब्लड प्रेशर हम लोग बहुत एम्फसाइज करते थे हर सेशन में, हर विजिट में चेक करना, और कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर सम पीपल एवरी 6 months, फॉर सम पीपल एनुअली, तो डिपेंड करता है आपका डॉक्टर आपके लिए क्या रिकमेंड कर रहा है। तो यही हमारी स्लाइड्स थी आज की, कि मॉनिटरिंग करिए, एक्सरसाइज करिए और हेल्दी ईटिंग करिए, ताकि आप सारे प्रॉब्लम्स से, डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड, उनसे हम बचे रहें। एनी मोर क्वेश्चंस? मैं अपनी स्लाइड्स हटा रही हूँ ताकि